नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे फिफ्थ टॉप में 5 मई से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर करें आप सभी लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपका एग्जाम की डेट भी बहुत पास हो रही है और एडमिट कार्ड भी अब तो आ गया है। तो अब आप सब लोग अच्छे से जितना भी कुछ है रिवीजन करने के लिए सारी चीजें रिवीजन करिए। स्पेशली देखा जाए दोस्तों करंट अफेयर को अच्छे से आप सभी लोग रिवीजन कर लीजिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर को और डिस्कस करते हैं 5 मई के करंट अफेयर को। क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने सेशन को। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों आज के प्रश्न की, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पे गए थे। तो देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं अभी हाल ही में 3 दिवसीय यात्रा पे थे किसी देश में। प्रश्न आपसे वही पूछा गया है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। और ऑप्शंस आप देख रहे हैं, जिन्हें आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर करें। और करेक्ट आंसर देखिए भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है, जो कि हिंद महासागर में स्थित है, इस बी मालदीव, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह दोस्तों, वो 1 मई से लेकर के 3 मई तक, ठीक है, 3 दिवसीय यात्रा थी मालदीव की, एक आधिकारिक यात्रा थी। राजनाथ सिंह जी गए थे मालदीव और इन्होंने देखा जाए अपनी यात्रा के दौरान, ठीक है, जो मालदीव की रक्षा मंत्री है सुश्री मरिया अहमद दीदी, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और साथ ही साथ जो है मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद, ठीक है, अब्दुल्ला शाहिद, उनके साथ जो इन्होंने वार्ता किया, ठीक है, मुलाकात किया, वार्ता किया। देखिए ये है दोस्तों मारिया, ठीक है, मारिया दीदी जो कि वहां की क्या है, रक्षा मंत्री हैं, ठीक है। देखा जाए कि इस मुलाकात के दौरान जो है इन प्रमुख नेताओं के बीच में क्या हुआ, विचार विमर्श हुआ और यहाँ पे दोनों देशों के बीच जो है रक्षा संबंधों के सभी पहलुओं की जो है समीक्षा की गई। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसी के साथ जो है राजनाथ सिंह जी जो है मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, जिनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलिही, उनसे भी उन्होंने मुलाकात किया। और साथ ही साथ भारत की तरफ से जो है मालदीव को एक उपहार दिया गया। उपहार के रूप में भारत ने मालदीव को दोस्तों एक तेज गश्ती पोत और एक लैंडिंग क्राफ्ट जो है वो सौंपा है। यहाँ पे बात करें दोस्तों इस पोत की, देखिए ये फास्ट पेट्रोल वेसल जो है उच्च गति पर तटीय और अपतटीय निगरानी में सक्षम है, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इसे देखा जाए तो एनडीएफ के तट रक्षक जहाज जो है हुर्वी के रूप में कमीशन किया गया। किस नाम से दोस्तों, हुर्वी के रूप में इसको कमीशन किया गया है। तो भारत की तरफ से जो उपहार दिया गया है, ठीक है, एक तेज गश्ती पोत है और साथ ही साथ लैंडिंग क्राफ्ट है। यहाँ पे दोस्तों ये जो उपहार दिया गया है ये दोनों देशों के यानी कि भारत और मालदीव की जो दोस्ती है उसको मजबूत बंधन के निर्माण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर जो है वो साबित होगा। यानी कि दोनों ही देश के जो है एक तरीके से जो संबंध है, जो एक तरीके से दोस्ती है, उसको ये मजबूत करने में, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों बात करते हैं मालदीव की। आप यहाँ पे मैप देख रहे हैं, देखिए ये है इंडियन ओशन और यहाँ पे आपको दिख रहा है इंडियन ओशन, देखिए 2 भागों में, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में। और यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा इंडिया के, देखा जाए तो यहाँ पे आपको दक्षिण पश्चिम में आपको मालदीव दिखाई देगा, ठीक है, मालदीव, ठीक है दोस्तों। मालदीव जिसकी कैपिटल देखिए क्या है दोस्तों, माले है। और अगर आप लोग मैप देख रहे होंगे इसमें तो नहीं दिखाया गया, देखिए जो 1 डिग्री जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आपसे पूछा गया है कि भारत और मालदीव के बीच में कौन सी जो है रेखा गुजरती है दोस्तों, तो 1 डिग्री, ध्यान रखिएगा 1 डिग्री जो चैनल है वो यहीं से गुजरता है। और ये किसको किसको बांटता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको भारत का एक यूटी है यानी कि यूनियन टेरिटरीज है दोस्तों, लक्षद्वीप है, ठीक है। लक्षद्वीप का एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है, आइलैंड है जिसका नाम है मिनिकॉय, ठीक है, मिनिकॉय जो है मिनिकॉय। और ध्यान रखिएगा मालदीव के बीच में दोस्तों ये 1 डिग्री चैनल स्थित है। तो आपसे कई बार प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 1 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, ठीक है। उसी तरीके से आपसे 9 डिग्री भी पूछा गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करें मालदीव जिसकी कैपिटल दोस्तों क्या है, माले है। और यहाँ की करेंसी देखिए रुपया है। और बात करें यहाँ के राष्ट्रपति, देखिए इब्राहिम मोहम्मद सोलिही जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। देखिए भारत और मालदीव के बीच में एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज की जाती है, युद्धाभ्यास किया जाता है, देखिए जिसका नाम क्या है दोस्तों, एक्विवेरियम, ठीक है। एक्विवेरियम जो युद्धाभ्यास है ये भारत और मालदीव के बीच में आयोजित किया जाता है और एक 3 पक्षीय अभ्यास है जिसका नाम है दोस्ती युद्धाभ्यास, देखिए जिसमें भारत भी है, मालदीव भी है और श्रीलंका, ठीक है। इन 3 देशों के बीच में युद्धाभ्यास दोस्ती का आयोजन किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों की, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा
ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 जलवायु कार्य योजना शुरू किया गया है। तो फिफ्थ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये कार्य योजना का नाम क्या है? फिट फॉर 55। और ये किससे संबंधित है दोस्तों? जलवायु कार्य योजना है। उद्देश्य क्या है दोस्तों? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। और ये किसके द्वारा जो है ये योजना पेश की गई है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, जिन्हें आंसर पता है आंसर करें दोस्तों। और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोपीय संघ के द्वारा जो है फिट फॉर 55 जलवायु कार्य योजना पेश किया गया है। इसके बारे में दोस्तों बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यूरोपीय संघ का उद्देश्य क्या है इस कार्य योजना को पेश करना? सबसे पहली बात तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो जलवायु परिवर्तन हो रही है उनमें ध्यान रखिएगा ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जो प्रमुख भूमिका निभाने वाली गैस क्या नाम है दोस्तों? ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस की वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को कम करने के लिए, ठीक है, यूरोपीय संघ ने एक कार्य योजना पेश किया है जिसका नाम है फिट फॉर 55, ठीक है, पैकेज नामक ये व्यापक जलवायु कार्य योजना पेश की गई। उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना, ठीक है। इस कार्य योजना में देखा जाए विभिन्न क्षेत्रों में, ठीक है, जैसे कि कई क्षेत्रों में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है, तो विभिन्न क्षेत्रों में ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए कई सारे उपाय जो है वो शामिल किए गए हैं। इसमें देखा जाए बेसिकली जो है फिट फॉर 55 जो पैकेज यूरोपियन यूनियन के द्वारा पेश किया गया है, इसके बेसिकली उद्देश्य देखिए क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो लक्ष्य रखा गया है वो ये रखा गया है कि 2030 तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम से कम कितना प्रतिशत तक कम करना दोस्तों? 55% तक कम करना। इसीलिए इसको कहा गया है फिट फॉर 55। और किस ईयर तक, कौन से सन तक दोस्तों? तो ये 2030 तक का किया गया है। और फिफ्थ यहाँ पे 55% तक कम करना, ये ध्यान रखिएगा यूरोपीय संघ के उद्देश्य के साथ यूरोपीय संघ के कानून को भी रेखांकित करके संरेखित करता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है 2030 तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को 55% तक कम करना, ये लक्ष्य वैश्विक तापमान को सीमित करने के जो पेरिस समझौते हैं उसके दीर्घकालिक लक्ष्य के अनुरूप है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पेरिस जो एग्रीमेंट हुआ था, समझौता हुआ था, COP 21 के दौरान हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 2015 में जो है COP 21 का आयोजन किया गया था, जिस दौरान जो है पेरिस समझौता हुआ था। और इसी पेरिस समझौते के तहत ध्यान रखिएगा कुछ लक्ष्य रखे गए थे, और उसी को जो है लक्ष्य को रेखांकित लक्ष्य के अनुरूप ही जो है यूरोपियन यूनियन ने ये फिट फॉर 55 पैकेज को लॉन्च किया है, ठीक है। दोस्तों बात कर रहे हैं हम किसके बारे में दोस्तों? यूरोपियन यूनियन के बारे में। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं यूरोपियन यूनियन से संबंधित चीजें। देखिए दोस्तों, यूरोपियन यूनियन की जो स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कब हुई थी? ये हुआ था दोस्तों 1 नवंबर को हुआ था। कब हुआ था? 1993 में हुआ था, ठीक है। मास्ट्रिच में हुआ था दोस्तों। मास्ट्रिच कहाँ है दोस्तों? तो ये है नीदरलैंड में, ठीक है, नीदरलैंड में, ठीक है, नीदरलैंड में मास्ट्रिच में हुआ था। वर्तमान में दोस्तों इसके कितने हैं सदस्य देश? 27 मेंबर है। ध्यान रखिएगा अभी यूरोपियन यूनियन में जो है चर्चा में था, यूरोपियन यूनियन की अपनी करेंसी है जिसका नाम है यूरो, ठीक है। तो इन 27 देशों में से दोस्तों जो है 20 देश जो है वो यूरोपियन यूनियन की करेंसी यानी कि यूरो को अपनाए। पहले देखिए, ध्यान रखिएगा, पहले कितने देश थे दोस्तों? 19 थे। लेकिन अभी जनवरी की बात है दोस्तों, जनवरी की बात है, जनवरी 2023 में, इसी साल जो है यूरोपियन यूनियन का एक सदस्य देश था दोस्तों जिसका नाम है क्रोएशिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्रोएशिया जो है इसमें शामिल तो था यूरोपियन यूनियन में, लेकिन उसने यूरोपियन यूनियन की मुद्रा को नहीं शामिल जो है एक्सेप्ट किया था, नहीं अपनाया था। लेकिन 2023 जनवरी में यूरोपियन यूनियन की मुद्रा यूरो को जो है अपनाने वाला या शामिल यूरो जोन में शामिल होने वाला ये 20वां देश बन गया है। तो इस तरीके से देखा जाए कि 27 देशों में अब 7 देश जो है वो यूरो को नहीं अपनाए हैं। कौन कौन से ये देश हैं? जैसे कि बुल्गारिया हो गया, चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य हो गया, डेनमार्क हो गया, हंगरी हो गया, पोलैंड हो गया, रोमानिया हो गया, स्वीडन हो गया। तो अब ये 7 देश हैं जिन्होंने यूरो जोन में वो शामिल नहीं है। बाकी 27 में से 20 जो है वो यूरो जोन में शामिल है। तो ये आपसे चूंकि पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अभी आपको पता है जो कि यूरोपियन यूनियन से जो देश बाहर हुआ है ब्रिक्स एग्जिट से, वो कौन था दोस्तों? ये था ब्रिटेन था, जो कि 2020 में जो है इससे वापसी ले लिया था जो है ब्रेक्जिट से। चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की, जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कि किस भारतीय जोड़ी ने पहली बार एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप के
पुरुष डबल में स्वर्ण पदक जीता है। तो जैसा कि अभी हाल ही में आयोजन किया गया है, ठीक है, एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप का, और उसमें पुरुष डबल का जो स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों, ये भारतीय जोड़ी ने पहली बार जीता है, अपने आप में एक इतिहास है। और ये करेक्ट आंसर दोस्तों है ये सी, यानी कि चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज जो है इन्होंने जीता है। तो ध्यान रखिएगा 30 अप्रैल को जो है ये फाइनल हुआ है, ठीक है, एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप, और इसमें सात्विक साईराज, ठीक है, रंगरेड्डी और यहाँ पे जो है चिराग शेट्टी, इन्होंने जो है बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और ये पहली भारतीय जो है पुरुष युगल जोड़ी बन गई है और इसी के साथ इन्होंने इतिहास रचा है। दोस्तों यहाँ पे बात करें इन्होंने किसको हराया था फाइनल में बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप में, तो यहाँ पे जो है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने, ध्यान रखिएगा, 3 गेम के मैच में ऑंग यूसिन और टियो ईयू, ठीक है, टियो ईयू जो कि मलेशियाई जोड़ी थी, इनको इन्होंने हराया है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है ये अपने आप में, और ये भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक है। ठीक है, भारत ने बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप में जो कि जीता है। इसके पहले देखिए जो पुरुष जो है पहला स्वर्ण पदक जीता गया था वो दिनेश खन्ना ने जीता था, जो कि पुरुष एकल वर्ग में जीता था 1965 में। और उन्होंने देखा जाए 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता और ऐतिहासिक थॉमस कप विजेता भी टीम के हिस्सा थे। ठीक है, कौन दोस्तों, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। और यहाँ पे दोस्तों बात करें इस साल का जो बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप हुआ है दोस्तों, उसका आयोजन किया गया है, कहाँ पे किया गया है, ये किया गया है दुबई यूएई में आयोजित हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं भारतीय बैडमिंटन संघ की। भारतीय बैडमिंटन संघ की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1934 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। वर्तमान में जो इसके चेयरमैन है वो है हेमंत बिश्व शर्मा है। और बात करें बैडमिंटन एशियाई, ठीक है, यहाँ पे देखा जाए बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है ये सोसाइटी अधिनियम के तहत है। ठीक है, और एक संघ के रूप में क्या है, ये रजिस्टर्ड है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना कब हुई है, या इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है, अध्यक्ष भी पूछ सकता है। ठीक है, आइए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, कि जो कि इंटरनेशनल जो है न्यूज है, और ये है नियुक्ति कि सैंटियागो पेना किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो ठीक है, ये देखिए नाम पूछ रहा है, नाम दिया हुआ है, ये बने हैं सैंटियागो पेना जो कि राष्ट्रपति बने हैं, और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पराग्वे। ठीक है, पराग्वे जो कि साउथ अमेरिका का ये देश है, और इसके जो है नए राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों कौन, सैंटियागो, ठीक है, पेना, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये एक इकोनॉमिस्ट हैं, यानी कि अर्थशास्त्री हैं, और ये ध्यान रखिएगा एक सत्तारूढ़ कोलोराडो पार्टी के ये जो है सदस्य थे, और ये देश के राष्ट्रपति चुनाव में जो है इन्होंने जीत हासिल की है। तो ध्यान रखिएगा पराग्वे के नए राष्ट्रपति जो बने हैं सैंटियागो पेना बने हैं, और इन्होंने जितनी भी वोटिंग हुई है दोस्तों उस वोटिंग में इन्होंने 42% से अधिक जो है वो मत को प्राप्त किया है, और इसके साथ ये विजयी रहे हैं। इनके जो प्रतिद्वंदी थे, यानी कि इनके अपोजिट जो थे, इनके जो चुनौती करता थे दोस्तों, वो कौन थे, वो थे इफ्रान एलेग्रे। ठीक है, जिन्होंने देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे जो है पार्टी थी जिसका नाम था, ठीक है, पार्टी थी जिसका क्या नाम था दोस्तों, कांस्यार्सियानो, ठीक है, कांसार्सियोन टैशल, उसके साथ इन्होंने गठबंधन किया था, लेकिन उन्होंने मात्र 28% वोट प्राप्त किए। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों पराग्वे की। दोस्तों पराग्वे जो कि साउथ अमेरिका का ये देश है, लैंडलॉक्ड ये कंट्री है। ठीक है, और यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है दोस्तों, असोसिनियोन जो है वो यहाँ की राजधानी है। मुद्रा गुआरानी जो है वो यहाँ की मुद्रा है। यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों पराग्वे। ठीक है, मैंने जैसा कि बताया कि देखिए साउथ अमेरिका के 2 देश ऐसे हैं 13 देशों में जो कि पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड है। पहला देश जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो है पराग्वे। दोस्तों पराग्वे जिसकी सीमा देखिए किससे किससे लगती है, एक अर्जेंटीना से, बोल्विया से और ब्राजील से। ठीक है, बाकी यहाँ पे बात करें तो इसकी कैपिटल है। देखिए सबसे जो है क्षेत्रफल की, साउथ अमेरिका का जो है जो देश है क्षेत्रफल के मामले में सबसे अधिक है, जो देखिए ब्राजील है। देखिए ब्राजील की सारे देशों से सीमा लगती है, मात्र एक देश से कौन, जो कि 2 देश ऐसे जिनसे सीमा ब्राजील साझा नहीं करता है साउथ अमेरिका के, वो है चिली है, दूसरा देखा जाए तो इक्वाडोर है। ठीक है, बाकी देशों से जो है ब्राजील अपनी सीमा साझा करता है। दूसरा देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोल्विया जो कि दूसरा लैंडलॉक कंट्री, और आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि साउथ अमेरिका के कौन से ऐसे 2 देश हैं जो कि लैंडलॉक्ड है। बोल्विया देखा जाए दोस्तों पेरू से, ब्राजील से, पराग्वे से, अर्जेंटीना से और चिली से अपनी सीमा को साझा करता है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे लेक टिटिकाका है जो कि ब्राजील और पेरू की सीमा पर स्थित है। सबसे ऊंची जो है झील मानी जाती है लेक टिटिकाका। ठीक है,
तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। और आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि यहीं से गुजर रहा होता है, किससे दोस्तों, यहाँ पे पराग्वे से। और यहाँ पे 0 डिग्री जो है वो भी किससे किससे यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, 0 डिग्री ब्राजील से, कोलंबिया से, इक्वाडोर से। इक्वाडोर का नाम ही हो गया इक्वाकाडोर, ठीक है, जहां से इक्वेटर गुजर रही होती है, इसीलिए इस कंट्री को इक्वाडोर ही कहा गया है इस कारण से, ठीक है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने श्वसन आनुवांशिक विकारों का पता लगाने के लिए एआई आधारित समाधान विकसित किया है? तो ये आनुवांशिक विकारों का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित समाधान विकसित किया है दोस्तों। किस आईआईटी संस्थान ने किया है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं और इसका करेक्ट आंसर है आईआईटी मंडी, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो दोस्तों आईआईटी जो है मंडी ने एक इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है, उसने जो है यहाँ पे इंक्यूबेटेड स्टार्टअप ने लागत प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मेडिकल इमेजिंग सोल्यूशन विकसित किया है। ये देखिए सोल्यूशन क्या करेगा, तो बच्चों में जितने भी श्वसन संबंधी असमानताओं, ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो हेप्टोबिलरी रोगों और अनुवांशिक विकारों का शीघ्र पता लगाने में, क्रांति लाने में सक्षम जो है क्षमता रखता है। तो एक तरीके से जितनी भी श्वसन संबंधी असमानताएं हैं, अनुवांशिक विकार है, उनका पता लगाने में ये बहुत महत्वपूर्ण, ये जो है इमेजिंग सोल्यूशन जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसको जो है यहाँ पे आईआईटी मंडी का एक जो है मंडी का जो एक स्टार्टअप है, इंक्यूबेटेड स्टार्टअप, उसके द्वारा जो बनाया गया है। यहाँ पे देखो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, तो इसके बारे में बात करें तो डेक्स, ठीक है, डेक्सट्रोसेल हेल्थ केयर के इनोवेटर्स ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहां डिजिटल और एनालॉग चेस्ट एक्सरे इमेज के साथ साथ बच्चों की छवियां भी अपलोड की जा सकेंगी, ठीक है। और बात करें इसके बाद जो है एल्गोरिदम तेजी से श्वसन असमानताओं का पहचान करता है जिसमें उच्च मृत्यु दर होती है, ठीक है। तो ये तेजी से जो है तेजी से असमानताएं, जो श्वसन असमानताएं तेजी से पता लगा लेता है और इसको रोकने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका अपना निभाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो है अनुवांशिक विकारों का पता, श्वसन संबंधी जो है अनुवांशिक विकारों का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल आधारित समाधान विकसित किया है किसने दोस्तों? आईआईटी मंडी ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत किस वर्ष से नागरिक उड्डयन में अंतरराष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई में शामिल होगा? तो नागरिक उड्डयन के अंतरराष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई में भारत किस वर्ष शामिल होगा? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, 2025, 2027, 2030 या फिर 2035। दोस्तों साथ में आंसर करते हुए रहा करिए और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 2027। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिएगा दोस्तों। भारत ने ये फैसला लिया है कि भारत जो है नागरिक उड्डयन में अंतरराष्ट्रीय जलवायु जो कार्रवाई है उसमें 2027 में शामिल होगा। टाइमलाइन आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे बात करें दोस्तों, भारत जो है 2027 से इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की जो कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल्स है उसमें शामिल होने के लिए तैयार है। तो ध्यान रखिएगा ये गोल किसके हैं दोस्तों? ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने जो है 2 गोल रखे हैं, जिसमें से कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन और लॉन्ग टर्म, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल, इसमें शामिल होने के निर्णय जो लिया है भारत ने वो 2027 का लिया है, ठीक है। यहाँ पे जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ने ये जो गोल रखा है दोस्तों, उद्देश्य क्या है इसका भी? कार्बन उत्सर्जन, जो सिविल एविएशन के द्वारा जो कार्बन का उत्सर्जन होता है और उसके वजह से हमारे जो है पर्यावरण पर जलवायु परिवर्तन में जो ये भूमिका निभा रहा है उसको कम करने के उद्देश्य से ही इसको शुरू किया गया है। इसमें ध्यान रखिएगा विमान से जो कार्बन उत्सर्जन, ठीक है, क्या किया गया दोस्तों यहाँ पे? तो कार्बन उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए कई प्रमुख आकांक्षात्मक लक्ष्यों को अपनाए गए। तो ध्यान रखिएगा जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसका क्या होता है, एक तरीके से हमारे जलवायु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इन्हीं प्रभावों को कम करने के लिए जो विमानन जो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन है उसने कई आकांक्षात्मक लक्ष्य जो रखे हैं, कई सारे अपनाए हैं। इन लक्ष्यों में देखिए कौन से सबसे 2-3 चीजें बात कर लेते हैं, कौन कौन से लक्ष्य रखे गए, टारगेट रखे गए हैं। तो सबसे पहला जो लक्ष्य रखा गया वो देखिए 2050 तक 2% जो है वो वार्षिक ईंधन दक्षता सुधार करना, ठीक है। कितने परसेंट दोस्तों? 2%। कब तक दोस्तों ये किया गया है? 2050 तक, ठीक है, वार्षिक ईंधन दक्षता में सुधार करना। वहीं 2050 तक देखा जाए कार्बन न्यूट्रल वृद्धि और नेट जीरो में शामिल होना, ठीक है, किसी भी तरह का एक तरीके से कार्बन का उत्सर्जन पूरी तरीके से समाप्त कर देना और नेट जीरो में शामिल होना, ये लक्ष्य रखा गया है इंटरनेशनल सिविल जो है एविएशन के द्वारा।
भारत ने भी बोला कि भाई हम बिल्कुल शामिल होंगे, ऐसा नहीं कि हम शामिल नहीं होंगे, लेकिन हमें एक थोड़ा सा समय दीजिए। कितना समय दोस्तों? 2027 तक, ठीक है। तो भारत ने ये बोला है कि कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन में भारत जो है कोर्सिया में भारत 2027 में शामिल होगा। वो अभी नहीं शामिल हो सकता, कारण ये है क्योंकि भारत का जो एयरलाइंस का जो क्षेत्र है उसे अभी और भी विकास की आवश्यकता है, तो उसे और विकसित होने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। ऐसा ना हो कि भारत इन सारे जो है टारगेट में शामिल हो जाए, इन लक्ष्यों में शामिल हो जाए और उस पर बहुत सारे जो है प्रतिबंध लगा दिए जाए, जिसकी वजह से भारत का जो सिविल क्षेत्र है वो विकसित ना हो पाए, ठीक है, जो एयरलाइंस क्षेत्र है वो विकसित ना हो पाए, जिस कारण से जो है भारत ने थोड़ा समय लेते हुए 2027 का टाइम पीरियड दिया है कि भाई आपने टारगेट जो रखा है बिल्कुल अच्छी बात है और हम बिल्कुल उसमें शामिल होंगे, लेकिन कुछ समय बाद शामिल होंगे, ठीक है। तो ये लक्ष्य रखा गया है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके लिए काफी स्टार्ट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो कि हाल फिलहाल में चर्चा में था, ऑप्शंस आप देख रहे हैं और इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा, ठीक है। देखिए दोस्तों, उड़ीसा का जिला है जिसका नाम है मयूरभंज जिला। ध्यान रखिएगा, मयूरभंज जिला बहुत चर्चा में था, कारण क्या था आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, ठीक है। कि अभी जो है टाइम्स ऑफ इंडिया के जो महत्वपूर्ण जो देश जो महत्वपूर्ण स्थल थे उसमें भारत के 2 स्थल शामिल किए गए थे, उसमें जो है कौन से वो भारत के 2 स्थल थे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। बात करते हैं सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की, जो कि उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ऊपरी भाग में स्थित है। दोस्तों इसको सिमलीपाल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टाइगर रिजर्व में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है सिमुल। सिमुल यानी कि सिल्क, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो सिल्क कॉटन है, ये ध्यान रखिएगा, ये सिल्क फास्ट नहीं है, सिल्क कॉटन है, ठीक है। और ये जो है पेड़ पाया जाता है जिस कारण से इसको सिमलीपाल कहा जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों बात किया जाए तो जो कि प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में, उस प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत भी इस सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया था। और आगे चलकर के जून 1994 में, ठीक है, भारत सरकार ने इस टाइगर रिजर्व को जैव मंडल रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र भी घोषित किया था, ठीक है। और साथ ही साथ जब ये बायो रिजर्व घोषित किया गया भारत सरकार के द्वारा, तो आगे चल के बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये जो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, इसको 2009 में दोस्तों यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भी जो है ये हिस्सा है, ठीक है, 2009 से। बात करें दोस्तों क्यों हम इस टाइगर रिजर्व की चर्चा कर रहे हैं, तो अभी हाल में ही देखा जाए, ठीक है, तो इस टाइगर रिजर्व में कौन से सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में दोस्तों इसके क्षेत्र में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ का जो है मृत पाया गया, मेलानिस्टिक बाघ जो है वो मृत पाया गया, जिस कारण से सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है चर्चा में आ गया। यहाँ के जो वन विभाग थे, उड़ीसा के वन विभाग थे, उन लोग अनुमान लगा रहे थे कि मतलब कैसे डेथ हुई है इस टाइगर की, इस बाघ की, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि आपस में जो है बाघ ऐसा लड़ रहे थे जिस कारण से इस बाघ की मौत हो गई, लेकिन अभी भी इसका प्रमाणिकता नहीं है कि ऐसा ही हुआ होगा, ये एक अनुमान लगाया गया है। उड़ीसा के एक अन्य बाघ, ठीक है, अभ्यारण्य की बात करें दोस्तों तो सतकोशिया टाइगर रिजर्व है। देखिए वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व है, उड़ीसा में 2 है, सतकोशिया टाइगर रिजर्व और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। आप वर्तमान में बताइए कि जो सबसे जो अभी अंत में जो भी हाल ही में जो नया टाइगर रिजर्व बना है उसका नाम क्या है, और ठीक है वो किस स्टेट से संबंधित है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसा कि अभी आपको पता है, ठीक है, बाघ जनगणना के आंकड़े जो है अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जारी किए गए थे और 2022 के जो नवीनतम आंकड़े जारी किए गए हैं दोस्तों उसमें बाघों की संख्या बढ़ गई है 200, ठीक है। 4 वर्षों पे जनगणना जो है जारी किया जाता है, वर्तमान में 3167 है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, जो कि रिलीज किया गया था डाटा, ठीक है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और इसमें यह बताया गया कि पिछले 4 सालों के दौरान जो है बाघों की संख्या में कितने प्रतिशत की कितनी जो है वृद्धि हुई है, 200। तो अगर हम यहाँ पे डेटा देखें दोस्तों, देखिए 2006 में बाघ इतने थे 14, लगभग 1411 थे। 4 साल के बाद देखिए 1706 हुए, फिर यहाँ पे 2014 में देखा जाए तो 2226, 2018 में देखिए संख्या बढ़ी है 2967, अगेन इसमें 200 जोड़ दिया गया। तो देखिए लगातार आपसे पूछा जा सकता है कि एक प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि लगातार जो है बाघों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली, या फिर बाघों की संख्या में कभी घटत कभी जो है घटोतरी हुई, यानी कि कभी घटा है कभी बढ़ा है, लेकिन नहीं, स्टेटमेंट आपका जो रहेगा वो ये रहेगा कि लगातार बाघों की संख्या में जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली है। और बाघ जो जनगणना है, जो सेंसस है, वो 4 सालों पे जारी किया जाता है। देख लीजिए आप यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टेटमेंट बन सकता है।
ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बात करें कि भारतीय टाइगर रिजर्व देखिए जिसे प्रबंध प्रभावशाली, ठीक है, प्रभावशीलता मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में सबसे ऊपर रहा है वो कौन? पेरियार टाइगर रिजर्व, केरल। ठीक है, केरल और यहाँ पे तमिलनाडु के बॉर्डर पे ये स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए आप मुझे बताइए वर्तमान में टाइगर स्टेट का दर्जा, ठीक है, टाइगर स्टेट का दर्जा किस स्टेट में, यानी कि सर्वाधिक टाइगर जो है वो किस राज्य में है, और क्रम से बताइए कि ठीक है सबसे पहले किस राज्य में सबसे ज्यादा, फिर किस में है। आप मुझे 3 स्टेट्स के नाम बताइए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। देखिए आज हम लोग फिर से दूसरा जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं कि डिंग लीरेन ने किस देश के पहले पुरुष विश्व चैंपियनशिप बने हैं। तो लीरेन जो है ये किस देश के पहले विश्व, ठीक है, पुरुष विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने हैं दोस्तों? ये चीन के हैं। ठीक है, इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, और ये डिंग लीरेन जो है ये चीन के हैं, और ये चीन के पहले पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। ठीक है, इन्होंने ये चूंकि 17वें विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं, और इन्होंने किसको हराया? तो रूस के इयान, ठीक है, नेपोमनियाची को इन्होंने हराया है। कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है, कजाकिस्तान के स्थाना में, और 17वें विश्व चैंपियनशिप बने हैं कौन दोस्तों? डिंग लीरेन। और इसी के साथ साथ ये चीन के पहले पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन भी बने हैं। इन्होंने कितना स्थान लिया? तो देखिए 4 बार से जो चैंपियनशिप रही है नॉर्वे के मैग्नस कार्लसेन का स्थान इन्होंने लिया है। शतरंज की दोस्तों बात करें तो ये पहला जो मान्यता प्राप्त विश्व चैंपियनशिप हुआ था दोस्तों, मैच हुआ था, वो 1886 में हुआ था। कब हुआ था? 1886 में हुआ था। और इसमें कौन 2 लोगों ने भाग लिया था, कौन खेला था, किसके किसके बीच हुआ था? तो विल्हेम स्टेनिस के बीच में और जोहान्स जो के टोर्टे के बीच में हुआ था। और पहली जो है विश्व चैंपियनशिप के रूप में कौन उभरे थे दोस्तों? वो जीते थे, विल्हेम जो थे वो जीते थे। ठीक है, तो ये संबंधित है प्रश्न आपके। आज के कुछ और भी नोट्स देख लेते हैं जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। देखिए अभी हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन चैंपियनशिप हुई थी 2023, और ये किसने जीती थी दोस्तों? तो लक्ष्मण रावत ने जीती थी। ठीक है, तो नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता लक्ष्मण रावत ने। वही देखा जाए तो असम के बक्सा जिले में आयोजित चौथे, ठीक है, एशियाई खो खो चैंपियनशिप जीती, किससे जीती दोस्तों? भारत ने जीती। वही देखा जाए मार्च 2023 में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता, किसने जीता? साकिब अल हसन ने जीता है। ठीक है, चलिए रिपोर्ट से संबंधित ये प्रश्न है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ध्यान रखिएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आपसे पूछ रहा है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, उसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए अभी हाल ही में जो जारी किया गया है ये बहुत ही अजीब ये रिपोर्ट ये रहा है। इसमें भारत को 161वें यानी कि 161 स्थान दिया गया है। लगातार भारत जो है एक तरीके से स्वतंत्रता सूचकांक में जो है इसकी परफॉर्मेंस लगातार बिगड़ती हुई देखी जा रही है। ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है दोस्तों, ये एक संस्था है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा इसको जारी किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे कब जारी किया गया दोस्तों? जब हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं, यानी कि 3 मई को जारी किया गया है। दोस्तों इस साल जो है इसका ये 21वां संस्करण है। ठीक है, और ये फ्रांस की है, जो ये जो संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये फ्रांस की है। और इसमें कुल इस साल कितने देश शामिल किए गए दोस्तों? 180 देश। और 180 देश में भारत को जो स्थान मिला है वो 161वां। देख लीजिए काफी खराब, यानी कि मात्र 19 देश हमसे काफी जो है खराब है वर्ष स्थिति में। तो एक तरीके से ये दिखाया जा रहा है कि भारत में मीडिया के ऊपर कितना जो है लगाम है, एक तरीके से उनको स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है। वहीं भारत की बात करें रैंकिंग में 2022 में देखते 150वां था। लगातार भारत जो है 11वां स्थान नीचे जाते हुए 161वें स्थान पे पहुंच गया है। बल्कि भारत की तुलना में जो भारत के पड़ोसी देश है जैसे कि पाकिस्तान को भी बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाया गया इस इंडेक्स में। और उसको देखिए पिछले साल की तुलना में देखिए कितने ये जो है उसने सुधार किया है। पिछले साल देखा जाए भारत पाकिस्तान को 157वां स्थान मिला था, और उसके देखिए 150वीं रैंक हो गई। तो पाकिस्तान की भी स्थिति हमसे बेहतर दिखाया गया। इतना ही नहीं, जो श्रीलंका है उसने भी अपने स्थिति में काफी सुधार किया है। श्रीलंका में 2022 में जो वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में जो स्थान था वो 146वां था। वहीं इस साल इसकी देखा जाए स्थिति जो है 135वीं हो गई है। तो हमारे पड़ोसी देश जो हमसे काफी ज्यादा बेहतर है। बात करें इस इंडेक्स में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो शीर्ष 3 देश है जहां पे
प्रेस को बहुत ही अधिक स्वतंत्रता है। उसमें पहले स्थान पे नॉर्वे है, फिर आयरलैंड है, फिर डेनमार्क है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे इंडेक्स देख रहे हैं, देखिए ये 5 जो है मानक है, पॉलिटिकल इंडिकेटर, इकोनॉमिक है और लेजिस्लेटिव है, सोशल है, सिक्योरिटी है। तो इन 5 इंडिकेटर्स पे जो है इसको जारी किया जाता है। यहाँ पे देखिए हमसे सबसे खराब स्थिति में देखा जब वियतनाम, चीन, उत्तर कोरिया जो है इन्हें नीचे से स्थान जो है प्रदान किया गया है। यहाँ पे काफी लोकतांत्रिक तरीके से स्वतंत्रता नहीं है मीडिया की। ये जो प्रेस इंडेक्स है दोस्तों, इसके साथ जो है 5 संकेतक के आधार पे जो है ये रिपोर्ट आधारित होती है। जैसा कि हमने बताया, एक राजनीतिक संकेतक है कि राजनीतिक स्थिति में कितनी स्वतंत्रता है, आर्थिक है, विधायी है, सामाजिक है संकेतक, सुरक्षा संकेतक, ये 5 संकेतक शामिल है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जो इंडेक्स जारी किया गया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसमें भारत का जो है 150वें स्थान से भारत जो है 2023 में 161वें स्थान पे पहुंच गया है। हमने बात की रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो कि फ्रांस की संस्था है। देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1985 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो पेरिस में है, फ्रांस में है। और यह संगठन देखिए विश्व के देशों में प्रेस की स्थिति के बारे में जानकारी देता है और प्रेस स्वतंत्रता की वकालत भी करता है, ठीक है। तो क्या है प्रेस की स्थिति, उसके बारे में सारी जानकारी देता है। दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ और भी इंडेक्स के बारे में और देखते हैं भारत की क्या स्थिति है। जैसे कि साइंटिफिक डेटा पत्रिका में जो प्रकाशित शोध में ग्लोबल वार्मिंग के शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत का जो स्थान रहा है वो 10वां रहा है। वहीं देखा जाए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था 2023 में, इसमें भारत को 85वां स्थान मिला है। वहीं देखा जाए वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने दुनिया के सबसे अपराधी देशों की रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान देखिए कौन सा है, 77वां है। यहाँ पे बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो 2023 जारी किया गया उसमें भारत को 126वां स्थान मिला। यहाँ पे देखिए 125वां लिख गया, 126वां स्थान है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स दोस्तों ध्यान रखिएगा जो कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो 2023 में जब से वर्ल्ड के हैप्पीएस्ट कंट्री रही है, टॉप 3 देख सकते हैं, फिनलैंड है, डेनमार्क है, आइलैंड है। ये जो है टॉप 3 कंट्री है जो दुनिया के सबसे खुश देश हैं। ज्यादातर आप इन्हीं देशों को ही देखेंगे जो है हमेशा टॉप पे बने रहते हैं हर इंडेक्स में, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स थे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी थे। अब बात करते हैं दोस्तों आज के लास्ट एमसीक्यू की, जो कि हमारा किससे संबंधित है दोस्तों, डेट से संबंधित है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे पूछा ही गया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। और ध्यान रखिएगा इसी दिन जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को लॉन्च किया जाता है और ये मनाया गया दोस्तों 3 तारीख को मनाया गया, ठीक है, 3 मई को मनाया गया। तो हर साल यहाँ पे बात करें दोस्तों, आइए इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो हर साल जो है 3 मई को दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों जब भी हम किसी दिवस की बात करते हैं तो हमारे लिए थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इस बार की बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की, तो इस साल की थीम देखिए क्या है, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर अ ड्राइवर फॉर अदर ऑल ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो ये इस साल की थीम है। इस दिवस को मनाए जाने की जो घोषणा की गई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, दिसंबर 1993 में किया गया था कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, 3 मई को मनाया जाएगा। बेसिकली इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है, जैसे भी जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में देखिए प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसके महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे दोस्तों कब मनाया गया, 3 मई को मनाया गया। आइए बात करते हैं कुछ और भी डेज की। ध्यान रखिएगा कोयला खनिक दिवस, ठीक है, कोल माइनर्स डे जो मनाया गया है वो 4 मई को मनाया गया। वहीं विश्व अस्थमा दिवस दोस्तों कब मनाया गया 2023 का, ये 2 मई को मनाया गया। ध्यान रखिएगा विश्व अस्थमा दिवस जो मनाया जाता है वो मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है और 2023 में जो है 2 मई को मंगलवार पड़ा है पहला। वहीं श्रम दिवस दोस्तों कब मनाया गया, इंटरनेशनल लेबर डे, वो 1 मई को मनाया गया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम बनी है दोस्तों, कौन बनी है, भारत बनी है। वहीं दूसरे स्थान पे कौन है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया है। और तीसरे स्थान पे दोस्तों कौन सी टीम बनी है, वो जो है इंग्लैंड। ध्यान रखिएगा टेस्ट टीम रैंकिंग में भारत नंबर 1 पे आ गया है। कोरियन कंपनी है दोस्तों, कोरियन स्किन केयर ब्रांड है जिसका नाम है लैनेज, और उसने भारत के लिए जो पहले ब्रांड फेस, ध्यान रखिएगा केस ने ब्रांड फेस के रूप में साइन किया किसको, आसिया, ठीक है, आथिया सेट्टी को किया है। वहीं देखा जाए हाल ही में एयर चीफ मार्शल जिनका नाम है बी आर चौधरी जो है 4 दिवसीय यात्रा पे गए थे, किस देश में दोस्तों, श्रीलंका में गए थे। वहीं बात करें दोस्तों 17वें जो है कमांडर इन चीफ बने हैं
हैं, कौन बने हैं दोस्तों, संजू बालकृष्ण बने हैं। और लास्ट है कि सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए और अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए दोस्तों। फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।